हाँ जी, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं शुरू। कल हमने जो भारत के सह्याद्री पर्वत की बात की थी, पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट में हमने तीनों पर्वत पढ़े थे। इसके अंदर हमने उत्तरी सह्याद्री पर्वत, मध्य सह्याद्री पर्वत और फिर उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री पर्वत तीनों को समझा था। उसके बाद Excuse me, हम sir. बात करते हैं पूर्वी घाट की। Excuse me, sir. पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत की जो बात करते हैं, पहली चीज तो ये कि कल हमने बात की थी कि जो पश्चिमी घाट पर्वत प्रदेश है उसके अंतर्गत जो है पहाड़ियां ज्यादा है और मैदानी भाग कम है। कि तट के सहारे सहारे समांतर रूप में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ी प्रदेश फैला हुआ है। और पहाड़ियों के पश्चिम भाग में क्या है, पहाड़ियों के पश्चिम भाग में जो है आपके मैदानी भाग फैला हुआ है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण कि यहाँ पर पहाड़ियां छोटी रह गई है, जबकि मैदानी जो प्रदेश है, डेल्टाई प्रदेश है, वो ज्यादा विस्तृत है। अब इसकी हम बात करते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम इसकी चर्चा करते हैं तो ये असम से फैला हुआ, असम बंगाल जो वो मैदानी क्षेत्र है वहां से फैला हुआ है ये। उसके बाद नीचे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद फिर उड़ीसा आता है, उड़ीसा बाद आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है और कन्याकुमारी तक ये पूरा पूर्वी घाट पर्वत प्रदेश फैला हुआ है। अब इसमें कुछ कुछ अच्छी टर्म्स आती है, उनको हम समझते हैं कि देखिए, एक तो असम में क्या है, कार्बी एंगलोंग का पठार, ये इसी का भाग है, पूर्वी जो घाट पर्वत प्रदेश का है उसी का भाग है ये। फिर उसमें मिकिर पहाड़ियां आती है, वो भी इसी का पार्ट है। और ये यहाँ से लेकर मेघालय में शिलोंग का पठार आता है, ये भी जो हम दक्षिणी प्रायद्वीप पठार की बात करते हैं वहां उसी हिस्से में आता है ये। ये सारी जितनी पहाड़ियां हैं ये किसी दक्षिणी प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं गारो खासी जयंतिया, जो असम और मेघालय की जो बात करते हैं वहां पर फैली हुई है, ये भी दक्षिणी प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। उड़ीसा में बात करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा में जो गरजट की जो पहाड़ियां आती है वो भी इसी का पार्ट है, प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में बात करते हैं, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में नन्नामलाई, पेनकोडा, वेनकोडा ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, इनके नाम थोड़े अजीब से हैं लेकिन ये पहाड़ियां वहां पर है आंध्र प्रदेश में, तो ये भी जो है प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है। नन्नामलाई, पेनकोडा, वेनकोडा ये इसी का भाग है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे, उड़ीसा का जो गंजम जिले का जो महेंद्रगिरी है वो इस पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। उड़ीसा का जो गंजम जिला है उसके अंदर महेंद्रगिरी जो है पर्वत श्रृंखला वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है, 1501 मीटर की ऊंचाई है। और इसी क्षेत्र में जो अन्य चोटियां भी है जिनका नाम, एक तो विशाखापट्टनम की चोटी है, एक मलियागिरी की चोटी है, वो भी उड़ीसा का पार्ट है, इसी इलाके में है। ये पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट पर्वत की बात करें तो पूर्वी तट के समानांतर फैले हुए हैं, जैसे पश्चिमी घाट फैला हुआ था वैसे ही। और तमिलनाडु में जो है इन पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं, जिनके नाम है सेवरॉय, जवादी, पालनी, या इसको जेवादी भी कहा जाता है। तो ये तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं जिसमें शेवरॉय, जवादी और पालनी ये पहाड़ियों के उनके नाम है। पालनी की जो पहाड़ियां है इसके अंदर जो ये तमिलनाडु में है, इसके अंदर जो कोडईकनाल है हिल स्टेशन स्थित है। पालनी की जो पहाड़ियां है इसके अंदर क्या है, ये कोडई कनाल हिल स्टेशन स्थित है। और हम बात करते हैं जी कावेरी नदी की, जो पूर्वी घाट की तरफ जो कावेरी नदी बहती है उस कावेरी नदी पर एक जलप्रपात है, होजेकनाल जलप्रपात। वो कहाँ है, पूर्वी घाट की तरफ जब कावेरी नदी बहती है तो बीच में कावेरी नदी पर ये जलप्रपात आता है, होजेकनाल। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो पूर्वी घाट है इसकी लंबाई की बात करें तो हमने पश्चिमी घाट की बात की थी, वो 1300 किलोमीटर लंबा था, जबकि हम पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो ये 1600 किलोमीटर लंबा है। ये क्योंकि थोड़ा घुमाव लिए हुए हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश के वहां पर, इसलिए ये 1600 किलोमीटर लंबा है। फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि साहब ऊंचाई, तो उसकी 900 से 1000 जो मीटर थी, 600 से 900 मीटर के बीच में उसकी ऊंचाई थी, वो पश्चिमी घाट की। तो हम इसकी बात करते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की, तो ये 600 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग औसत।
और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 75 से 200 किलोमीटर की चौड़ाई के पर्वत हैं, यानी कि 75 से 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है चौड़ाई की पर्वतों की। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि पश्चिमी घाट प्रदेश से पर्वतीय श्रृंखलाओं से नदियां निकलती है। जैसे गोदावरी की बात की थी हमने, कृष्णा की बात की थी, कावेरी की बात की थी, पेनियार की बात की थी। तो ये जितनी भी नदियां हैं पश्चिम से पूर्व बहती है। तो पश्चिम से पूर्व बहने के कारण जब ये पूर्वी घाट की तरफ आती है तो इसने क्या है कि अपने बहाव क्षेत्र से कई जो पर्वत श्रृंखलाओं को जगह जगह से काट दिया है। इसलिए जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है वो एक निरंतर रूप में न मिलकर कटी फटी रूप में मिलती है, यानी कि एक बिखरे हुए रूप में ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब जो हम बात करते हैं कि साहब वर्षा जो भारत में जो मानसून के द्वारा वर्षा होती है वो पश्चिमी घाट प्रदेश में अत्यधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहां पर नदियों का उद्गम वहीं से होता है और पानी की मात्रा ज्यादा है, जो कि पूर्वी घाट प्रदेश में वो नदियां बहकर आती है। पूर्वी घाट प्रदेश में पर्वत जो है इतनी ऊंचाई पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वर्षा कम है या जल की मात्रा कम है, पानी कम जो है वर्षा के रूप में आता है। फिर हम यहाँ पर जब वर्षा की बात चली है, मानसूनी पवनों की बात चली है, तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि भारत में 5 ऐसे हॉट स्पॉट क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पर क्यों होती है ये भी मैं कारण बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि पहला जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार, वो भारत का पहला हॉट स्पॉट है जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, जरूरत से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद हम दूसरा क्षेत्र देखते हैं तो अरब सागर की तरफ ये हवाएं अपना रुख करती है और वहां से जब पश्चिमी घाट प्रदेश से प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट प्रदेश जिसमें सह्याद्री पर्वत आता है उसके अंदर ये काफी मात्रा में वर्षा करती है। पूरा उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और फिर उसका दक्षिणी सह्याद्री, तीनों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये 2 हॉट स्पॉट केंद्र हो गए। उसका तीसरा आता है छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का जो पठार है, जो छोटा नागपुर का जो पठार की बात करते हैं उसमें 2 तरफ से जो है मानसून सक्रिय होता है। एक तो अरब सागर से जो हवाएं उठती है नर्मदा नदी की घाटी में से होती हुई छोटा नागपुर के पठार पहुंचती है। दूसरा हम बात करते हैं जो सह्याद्री पर्वत को जो मानसून है वो पार कर जब आगे बढ़ता है तो बंगाल की खाड़ी से वो जल उठाता है और फिर छोटा नागपुर के पठार में अरब सागर वाला मानसून और बंगाली खाड़ी वाला मानसून दोनों टकराते हैं, तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो ये तीसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र था। उसके बाद हम चौथा हॉट स्पॉट क्षेत्र बात करते हैं गारो, खासी, मिकिर, ये जो जयंतिया, ये जो पर्वत श्रृंखला है असम मेघालय के अंदर, ये सारी पहाड़ियां क्या है, कीपाकार पहाड़ियां। तो कीपाकार पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर जो है मानसूनी पवनें फंस जाती है और वो आपस में टकराकर अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं 5वां हॉट स्पॉट क्षेत्र, जो यहाँ से हवाएं आगे बढ़कर निकलती है और वो हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो तराई क्षेत्र आता है। जो हमने तराई क्षेत्र पढ़ा था नदियों, जब हम बात कर रहे थे मध्यवर्ती मैदानी भाग की, तो तराई क्षेत्र में ये पहाड़ों से टकराकर वहां पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा करती है, जिसकी वजह से भूस्खलन होता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ये 5 जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र मानसूनी पवनों के कारण भारत में बनते हैं। यहाँ पर एकमात्र जो हम बात करते हैं जो पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है घाट के आसपास के, उसमें इंद्रावती नदी है जो पश्चिमी ढाल से निकलकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है इस घाट प्रदेश से। उसके बाद ये तो हमने बात करी पूर्वी जो पूर्वी घाट प्रदेश था उसके अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं थी। तमिलनाडु की श्रृंखलाओं पर्वत श्रृंखलाओं की बात करी हमने, आंध्र प्रदेश की श्रृंखलाओं की बात करी हमने, उसके अलावा हमने उड़ीसा की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करी और जो हमने असम की, मेघालय के पठार की उसकी बात करी। तो ये सारे क्या है पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे। देखिए प्रायद्वीपीय पठार में हमने अरावली पढ़ा, विंध्याचल पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा, सह्याद्री पर्वत पढ़ा, पश्चिमी घाट प्रदेश, पूर्वी घाट प्रदेश पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार में देखिए कौन कौन से, पहले तो ये कौन से युग में बना, क्रिटेशियस युग में दक्कन का पठार बना और ये लावा से निर्मित है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुए और उस विस्फोट के फलस्वरूप जो है पहले ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग था। आपको पता होगा कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में काफी सारी पहाड़ियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं। उन पर्वत श्रृंखलाओं से जब भारत का हिस्सा जब जुड़ा हुआ था ये दक्षिणी भारत वाला,
तो जब ये जुड़े होने के कारण जब वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो उस विस्फोट के फलस्वरूप जो लावा बाहर निकला, उस लावे के फलस्वरूप ही इसका जो है दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, वो लावा फैल गया और यहाँ पर इसी वजह से ये मिट्टी क्या है, काली मिट्टी है, जो कि कपास और गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अब इस लावा के जमाव की वजह से यहाँ पर धात्विक अंश युक्त क्षारीय प्रकृति की बेसाल्टिक चट्टानें मिलती है। कहने का मतलब इस मिट्टी में धातु के अंश है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ है। जो काली मृदा है जो दक्षिण के पठार में मिलती है, ये काफी उपजाऊ है क्योंकि इसमें खनिज तत्व जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं, धात्विक अंश इसमें ज्यादा है, जैसे आयरन के इनकी मात्रा अधिक है, मैग्नीशियम की, इस वजह से ये उपजाऊ मिट्टी है। हम बात करते हैं कि इस काली मिट्टी की विशेषताओं की। तो काली मिट्टी की जो है इसमें खाद वगैरह डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें जो खनिजों की मात्रा है उसकी वजह से ये उपजाऊ भूमि है। और इस उपजाऊ भूमि काली मृदा के अंदर जो फसलें होती है वो है कौन कौन सी, गन्ना अधिक मात्रा में होता है, कपास, संतरा, सोयाबीन, मूंगफली, धनिया, अफीम, ये जो कृषि है ये अधिक मात्रा में इसी क्षेत्र में होती है क्योंकि ये मिट्टी इन फसलों के लिए उपयुक्त है। अब हम इसी दक्कन के पठार की बात करते हैं तो आप जब मानचित्र में देखेंगे तो आराम से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वहां पे देखिएगा कि दक्कन के पठार के विस्तार में किस किस की बात करते हैं। कर्नाटक के अंदर आता मैसूर का पठार, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का पठार, वो भी इसी का भाग है। गुजरात में जो काठियावाड़ का पठार है वो भी इसी का भाग है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का पठार है वो भी इसी का भाग है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने जो संयुक्त रूप से बात की थी, जो मालवा का पठार है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जिसमें झालावाड़, बारा, वो वाला क्षेत्र आता है, उसके अंतर्गत जो है मालवा का पठार बोलते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और राजस्थान में केवल जो हम बात करते हैं झालावाड़, बारा, उनकी जो हाड़ौती वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र केवल इसके अंतर्गत आता है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। ये दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है ये काली मिट्टी से निर्मित है, लावा युक्त मिट्टी से निर्मित है। इसलिए यहाँ पर जो हम बात करें कि भारत की जो सर्वाधिक जो मूंगफली की बात करें, कपास की बात करें, वो उत्पादित इसी क्षेत्र में होता है। यानी कि जहां जहां इस काली मिट्टी का विकास हो रहा है, जहां पर ये फैली हुई है, वहां पर सबसे ज्यादा मूंगफली का और कपास का उत्पादन होता है। जैसे हम बात करें कि गुजरात में काफी मात्रा में, अच्छी मात्रा में उत्पादित होती है। संतरा जो है महाराष्ट्र में अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। उसके बाद हम सोयाबीन और अफीम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और धनिया की बात करते हैं तो राजस्थान एकमात्र इसमें वर्चस्व रखता है कि जो धनिया है वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि छोटा नागपुर का पठार। देखिए ये जो भी हम जितने भी सारी पढ़ रहे हैं ये सारी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। हमने अरावली पढ़ा, सतपुड़ा पढ़ा, विंध्याचल पढ़ा, जो हमने ये अभी प्रायद्वीपीय पठार के और भाग पढ़े, हमने असम मिजोरम की जो पहाड़ियां पढ़ी, पूर्वी घाट पढ़ा, पश्चिमी घाट पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, उसी का पार्ट है छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है वो भी क्या है, इसी का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का है। तो इसका भी निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, ठीक है। और ये कौन से समूह की चट्टानें हैं, धारवाड़ समूह की। देखिए हम ये इसका जो फिजिकल पढ़ने के बाद में इसकी चट्टानों के बारे में चर्चा करेंगे, भारत की कौन सी चट्टानें कहाँ फैली हुई है। हालांकि आपके शायद सिलेबस में शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इस चीज की चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि आपको चट्टानों की जानकारी होना जरूरी है। अगर चट्टानों की जानकारी है तो आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से क्षेत्र में धात्विक खनिज पाए जाएंगे और कौन से क्षेत्र में अधात्विक खनिज पाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि धारवाड़ समूह की चट्टानें ज्यादातर जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में होने के कारण ये क्या है, धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है ये वाला क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसमें हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, राजस्थान की और जो उड़ीसा की है हम बात करते हैं, फिर नीचे कर्नाटक की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। ये पूरा क्षेत्र क्या है, ये धात्विक खनिजों से भरा पड़ा है, यहाँ पर इनके भंडार है, धीरे धीरे उत्खनन से इनका पता लगाया जा रहा है। तो ये सब क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं और प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। जो इन धारवाड़ चट्टानों में जो है जीवों के अवशेष भी है, साथ में इनमें खनिजों की मात्रा जो है सर्वाधिक है। सर एक्सक्यूज मी सर,
अब हम बात कर रहे हैं जो इसकी छोटा नागपुर के पठार की बात कर रहे हैं। इसी के आसपास जो है दो तीन चीजें हैं, जैसे दामोदर नदी यहीं से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, हजारीबाग का पठार ये भी यहीं पर है, रांची का पठार आप जो मानचित्र में देखेंगे सारे मिल जाएंगे। और इन सब चीजों का अभी मैं आपके सामने एक मानचित्र आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए सर आपको मानचित्र देख रहा होगा, इसके अंदर देखिए मालवा का पठार, काठियावाड़ का पठार, मैं देखिए पॉइंटर से पॉइंट आउट करता हूँ इनको। ये देखिए ये है आपके मालवा का पठार, ये है आपके जो है इधर जो काठियावाड़ तटीय जो मैदान है, ये आपके दंडकारण्य का पठार आ गया, ये आपके छोटा नागपुर का पठार आ गया, ये सारा ये आपके यहाँ पे विंध्यन कगार आ गई, बीच में बुंदेलखंड का पठार आ गया ये वाला, और ये बघेलखंड का पठार आ गया आपके, यहीं पे पारसनाथ की पहाड़ियां है, ये मालदा गैप है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, महानदी यहीं से निकलती है। ये सारे जो है ये डायग्राम आपके इस पीडीएफ में है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। अभी हम जो बात करते हैं तो इसमें हमने हजारीबाग का पठार देखा, फिर रांची का पठार, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये इसमें इसी के भाग है छोटा नागपुर के पठार की। फिर छोटा नागपुर की जो सीमा की बात करते हैं, दक्षिणी सीमा महानदी बनाती है, उत्तरी सीमा पारसनाथ की पहाड़ियां। देखिए छोटा नागपुर के पठार की जो दक्षिणी सीमा है उस पर महानदी बहती है जो उड़ीसा से होकर जाती है। फिर उसके बाद उत्तरी जो सीमा है इसकी वो पारसनाथ की पहाड़ियां बनाती है। पूर्वी सीमा इसकी मालदा गेप जो कि पश्चिम बंगाल में है वो बनाता है, और पश्चिमी सीमा जो है इसकी सोन नदी बनाती है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये चारों इसकी सीमा बनाते हैं, इनके बीच में क्या है, छोटा नागपुर का पठार। अब इस छोटा नागपुर के पठार का ही आगे भी विस्तार है, जिसके मैं कह रहा था कि आप ये चर्चा कर रहा था कि प्रायद्वीप पठार का भाग है मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, शिलोंग का पठार जिसको हम कहते हैं, और असम में जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, वो दोनों भी इस छोटा नागपुर का अग्रिम विस्तार है। और जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे जो हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठारी भाग की, उसी के अंतर्गत आते हैं। मेघालय ऐसा जीके का प्रश्न बनता है आपके साथ, मेघालय की शिलोंग की पहाड़ियां और पठार है जो, और असम का जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, ये दोनों क्या प्रायद्वीपीय भारत का भाग का पठार है, ऐसा प्रश्न आईएएस के अंदर आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेघालय में गारो खासी जयंतियां, वो भी क्या है, इसी का भाग है, भारत के प्रायद्वीप पठार का ही। जो असम के अंदर मिकिर की पहाड़ियां वो भी इसी का भाग है। देखिए ये जो हमने नाम बताए ये सारे नाम किससे संबंधित है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य पहाड़ियों की बात करते हैं और अन्य जो 7 राज्य हैं हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी बात करते हैं, तो उनकी जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सारी क्या है, हिमालय से संबंधित है। लेकिन जो हमने ये नाम बताए, शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, ये जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो हिमालय से संबंध रखते हैं। जैसे शिलोंग का जो पठार है वहां पर ब्लू माउंटेन्स आपने नाम सुना होगा, जिनकी नीली चट्टानें हैं नौकरेक में, और खासी की जो कीपाकार पहाड़ियां हैं वो विशेष है। जो गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं उनकी पहाड़ियां वो कीपाकार है, यानी कि नीचे से चौड़ी है और ऊपर से काफी सकड़ी है, तो वो कीपाकार है। जबकि शिलोंग के जो पठार को कहा जाता है वो ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नौकरेक में है ये, तो वो इस वजह से क्योंकि वहां पर ये चट्टानें नीली है। और ये जो क्षेत्र है गारो खासी जयंती वाला, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो इसमें एक खास बात है कि यहाँ पर जो जनजातियां रहती है उन जनजातियों में यहाँ पर मात्र सत्तात्मक प्रजाति रहती है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो सामाजिक जीवन में पितृ सत्तात्मक प्रजाति है, उत्तर भारत की बात करते हैं कि पिता सर्वोच्च होता है परिवार में, वैसे ही इसी पूर्वांचल जो क्षेत्र है इनमें मात्र सत्तात्मक प्रजाति पाई जाती है, यानी कि माता सर्वोच्च स्थान रखती है परिवार में। फिर उसके बाद हमने और बघेलखंड का पठार देखा, जो कि कहाँ थे, उत्तर प्रदेश एमपी में। जब हमने अभी मानचित्र देखा था उसमें बुंदेलखंड का पठार भी था और बघेलखंड का पठार भी था। मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, मैं इसको पॉइंट आउट भी करता हूँ ताकि आपको, ये देखिए बुंदेलखंड का पठार लिखा हुआ है, ये जो है यूपी एमपी दोनों में है। जबकि हम बघेलखंड की बात करते हैं तो ये केवल मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है। बुंदेलखंड दोनों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जबकि बघेलखंड जो फैला हुआ है वो केवल मध्य प्रदेश में है।
तो अब इसकी बात करते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार की। तो मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत द्वारा जो विभाजित है बुंदेलखंड और बघेलखंड, इनके दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वतमाला, जो बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार को अलग करती है। बुंदेलखंड के जो पठार से है वो यमुना की सहायक नदियां यहीं से निकलती है सारी, ठीक है। और ये अवनालिका अप्रदन, कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम जो बीहड़ जिस शब्द यूज में करते हैं, अवनालिका अप्रदन किया जाता है, जिससे गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। यानी कि नदी अपने रास्ते में बह रही है और आसपास की भूमि को काट कर वहां पर गहरे गड्ढे बना देती है, उसे बोलते हैं अवनालिका अप्रदन, ठीक है। और उन्हीं को हम हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कहते हैं बीहड़, ठीक है। जैसे चंबल के बीहड़ कहते हैं हम, तो चंबल के बीहड़ वो इसीलिए प्रसिद्ध है कि वहां से पहले चंबल नदी बहती थी, अभी वर्तमान में नहीं बह रही है। जब वो बहती थी तो वहां से उसने जमीन को काट काट कर वहां पर अवनालिका अप्रदन किया, यानी उत्खात भूमि बनाई है, जिसे कि हम बीहड़ कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया उत्खात भूमि, उसी को हम अवनालिका अप्रदन ही कहते हैं उसको। फिर हम आगे चलते हैं कि ये तो हमने बुंदेलखंड बघेलखंड पढ़ा। उसके बाद में दंडकारण्य का पठार, मैं आपको इसको फिर से मानचित्र में दिखाता हूँ। दंडकारण्य का पठार जो है उसको मैं ये पॉइंट आउट किया मैंने, इसको दंडकारण्य का पठार। ध्यान से देखिएगा, ये छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ये इधर महाराष्ट्र है और ये इधर आंध्र प्रदेश है। इन 4 राज्यों में इसका दंडकारण्य के पठार का विस्तार है। उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यह पठार वर्तमान में फैला हुआ है। अब यहाँ पर इस जो प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या है, नक्सलवाद से मतलब यहाँ पर लोग आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, वो लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार से वो लोगों को मारते हैं, तो वो नक्सलवादी इस दंडकारण्य पठार में अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि ये एक वनीय क्षेत्र है जहाँ पर वन संपदा अधिक है, इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद पनप चुका है। फिर हम बात करते हैं कि जो गोदावरी नदी है जो इस पठार से निकलती है, दंडकारण्य के पठार से होकर निकलती है, गोदावरी नदी जो पूर्वी घाट की तरफ आती है, तो वो इसे 2 भागों में बांट देती है। कहने का मतलब ये कि दंडकारण्य पठार के बीचों बीच से जो है गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी की हमने बात की थी कि त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के पास से, और बहती हुई जब आगे आंध्र प्रदेश में आती है तो यहाँ पर दंडकारण्य पठार को ये 2 भागों में बांट देती है। इसके बाद जो इसके 2 भाग जो बनते हैं, इसमें उत्तर वाला जो भाग है उसे कहा जाता है बस्तर का पठार, ठीक है। जो दक्षिण का भाग है उसे तेलंगाना का पठार। जो दंडकारण्य का पठार है इसको गोदावरी नदी बीचों बीच से काट देती है। इसका उत्तर का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है बस्तर का पठार, और इसके जो दक्षिण का भाग कहलाता है वो कहलाता है तेलंगाना का पठार, ठीक है जी। इन प्रायद्वीपीय पठारों के अलावा भी जो कई जो क्षेत्र है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने बात करी मैसूर का पठार, जो मैसूर का पठार है वो किस लिए फेमस है? वो प्रसिद्ध है कहवा की, यानी कि कॉफी की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, और ये कर्नाटक में। मैसूर जो एक जगह का नाम भी है वो कर्नाटक है, उसके आसपास के क्षेत्र में मैसूर जो बसा हुआ है वो मैसूर के पठार पर ही बसा हुआ है। आसपास का पूरा क्षेत्र क्या पठारी क्षेत्र है, जो जिसे हम पूर्व क्षेत्र कहते हैं। जो कर्नाटक का ये मैसूर का पठारी से पूर्व क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर कहवा की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। अब इसमें एक विशेष बात की, ये जो मैसूर का पठार है ये 4 राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 2 जिले आते हैं, कर्नूल और कोडप्पा, और 2 उसके जो हम बात करते हैं नीचे तमिलनाडु के उसके आते हैं। तो ऐसे 4 राज्यों को मिलाकर क्या है ये मैसूर का पठार बना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रॉयल सीमा का पठार। ये भी आप जब इस हम चित्र में देखते हैं इसे, ये देखिए मैं पॉइंट आउट करता हूं इसे, ये है रॉयल सीमा का पठार, ठीक है। हमने अभी बात करी थी आंध्र प्रदेश वाली, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर सारा फैला हुआ है मैसूर का पठार। फिर मैसूर के पठार के बाद में ये रॉयल सीमा का पठार है, फिर ये नीचे तमिलनाडु का पठार है, फिर ये कर्नाटक का पठार है। ये सारा क्या है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार के भाग है सबसे सब, ठीक है। ये सारे मैंने इस डायग्राम में चित्र में लिख रखे हैं कि कौन सा कहाँ है। ये लिख रखा है कि असम की जो कार्बी एंगलोंग का पठार है ये यहाँ पे लिख रखा है, और शिलोंग का जो पठार है मेघालय का वो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब हम वापिस से हमारे टॉपिक पे चलते हैं।
कि हमने ये रॉयल सीमा की बात कर ली। फिर हम बात करते हैं तटीय मैदानी प्रदेश की। अब तक हमने बात करी भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत हमने सारे पठार पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत के दक्षिण भाग में है उनकी बात करी, उन नदियों की बात करी, ये सारा क्षेत्र आया। तो ये हमारा तीसरा जो पार्ट है भारत का भू आकृतिक प्रदेश का, वो कवर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो तटीय मैदानी प्रदेश की। तटीय मैदानी प्रदेश का की मतलब है कि जो हमने अभी सह्याद्री पर्वत की बात करी और जो पूर्वी घाट पर्वतों की बात करी, उन दोनों पर्वतों के जो तटीय सहारे जो मैदानी प्रदेश फैला हुआ है वो है तटीय मैदानी प्रदेश। अब हम जो तटीय मैदानी प्रदेश की बात करेंगे, इसके अंतर्गत तटीय मैदानों की बात करेंगे, द्वीप समूह की बात करेंगे और कुछ भाग जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी बात करेंगे। ये हमारा जो है भू आकृतिक प्रदेश भारत का वो चौथा प्रदेश है। ठीक है, तो हम इसमें तटीय मैदानी प्रदेश की बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ विस्तृत है। देखिए, जो सह्याद्री पर्वत की बात की थी वो पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ है और उसके पश्चिम भाग में पूरा मैदानी प्रदेश है। तो इसका विस्तार की बात करते हैं कि हम गुजरात के कच्छ से लेकर तमिलनाडु तक, कहां से, गुजरात के जो कच्छ से लेकर तमिलनाडु तक पश्चिमी तट के समानांतर फैला जो है पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश है, वहां से प्रारंभ होता है। ठीक है, और ये क्या है, जो है दलदली भाग है, यानी कि यहाँ पर नदियां जो है अपना पानी लाती है, उस पानी की वजह से यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ रेत के कण बिखर गए हैं और पानी जब जमा हो जाता है तो वो क्या है, दलदली क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और एक फिर हम इसकी आगे बात करते हैं कि दलदली क्षेत्र नदियों की वजह से, लेकिन जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो गर्मी के कारण क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है वो जब दलदल सूख जाता है तो एक पठार के रूप में बन जाता है ये। ठीक है, हम बात करते हैं कि ये जो तटीय मैदानी जो प्रदेश है ये भारत में बंदरगाहों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि भारत के जो अधिकतर बड़े जितने बंदरगाह सारे वो इन्हीं तटीय क्षेत्रों में है। एक प्राकृतिक तटबंध बनाते हैं जिसकी वजह से जहाजों को रुकने में आसान रहती है, माल लादने में और यहाँ पे उतारने में बड़ी आसानी रहती है। एक्सक्यूज मी सर, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश, उसकी बात करते हैं तो उसका विस्तार, जैसे पश्चिमी की हमने बात की थी कि कच्छ के रण से लेके नीचे आप तमिलनाडु तक चले जाओगे, कन्याकुमारी तक, वहां तक फैला हुआ है। उसके बाद हम पूर्वी तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो कन्याकुमारी कलकत्ता से और कन्याकुमारी तक। कलकत्ता है जो पश्चिम बंगाल में है, फिर उड़ीसा है वो भी इसी में आता है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, ये सारे प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कलकत्ता से लेकर कन्याकुमारी तक जो है पूर्वी तट के जो ये मैदान फैला हुआ है उस तट के सहारे। अब जो तट का जो मैदानी प्रदेश है इसके द्वारा जो नदियों की जो क्या मिट्टी जो लाकर बिछाई गई है उसकी वजह से ये क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ हो गया है। देखिए, मैं बात करता हूँ पश्चिमी तटीय प्रदेश की मैदानी भाग और पूर्वी तटीय प्रदेश मैदानी भाग की। दोनों में अंतर है कि पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है उसकी जो वो इतना हम उपजाऊ नहीं कह सकते उसको, लेकिन हम जो बात करते हैं पूर्वी जो तटीय प्रदेश की तो उसकी बात करते हैं तो वो ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि जो नदियां जो पश्चिमी घाट से पश्चिम पर्वतीय प्रदेश में निकल रही है वो पूर्वी घाट प्रदेशों में आकर बहती है और वहां पर अपनी मिट्टी को जमा कर देती है, और वो जमा जो मिट्टी है वो काफी उपजाऊ प्रदेश है। उपजाऊ प्रदेश होने की वजह से वहां पर अच्छी मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। जो हमने जो पूर्वांचल के 7 राज्य हैं उनकी बात की थी, इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं पूर्वांचल के जो क्षेत्र के जो प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश उसके अंतर्गत आता है, असम उसमें आता है, मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ये 7 जो पूर्वांचल प्रदेश है इनको संयुक्त रूप से 7 बहनें कहा जाता है। फिर मैंने आपके सामने ये जो चित्र बना रखा है ये देख लीजिएगा। चित्र आपको काफी सारी समझ में आ जाएगी यहाँ से। आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे, बाकी जो मैदानी प्रदेश है कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ये जो नोट्स का जो PDF है मैं आपके इसमें डाल दूंगा।